तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज प्री नेटल एंड न्यू नेटल असेसमेंट ऑफ न्यूरोजेनिक ब्लैडर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर होता है क्या है, व्हाट इज न्यूरोजेनिक ब्लैडर। तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर इज डिसफंक्शन ऑफ ब्लैडर स्टोरेज एंड एम्पटिंग ड्यू टू एबनॉर्मल न्यूरल कंट्रोल। तो ब्लैडर का दो काम होता है, स्टोरेज और एम्पटिंग का। तो अगर उसका न्यूरल कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम आ जाए और उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन अराइज होता है उसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये न्यूनेट्स में होता क्यों है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो रहता है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा क्या होता है, ये एक तरीके का बर्थ डिफेक्ट है और ये एक तरीके का क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जो नॉर्मल न्यूरल ट्यूब होती है वो 28th डे पे क्लोज हो जाती है। तो 28th डे पे क्लोज हो जाती है जो नॉर्मल ट्यूब होती है। बट स्पाइना बाइफिडा में क्या होता है, ये जो ट्यूब रहती है इस ट्यूब में, जैसे ये न्यूरल ट्यूब है, इसका एक पोर्शन जो रहता है कहीं से ओपन रह जाता है। अब ये ओपन रह जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इस जो न्यूरल ट्यूब में होता है क्या, स्पाइनल कॉर्ड। तो अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ क्या कवरिंग होती है, मेनिंजेस, तो वो जो रहता है वो इससे बाहर प्रोट्यूड करने लगता है। इसी को बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड का जो अरेंजमेंट होता है उसमें क्या होता है, स्पाइनल कैनाल होता है। ये है स्पाइनल कैनाल। इस कैनाल के अंदर जो रहता है स्पाइनल कॉर्ड रहता है और स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है वो चारों तरफ किससे कवर्ड रहता है, मेनिंजेस से। तो ये मेनिंजेस जो रहती हैं वो कवर्ड की रहती है और इसके चारों तरफ रहता है ये वर्टिब्रा। तो ये आपस में मिलके पूरा एक अरेंजमेंट बनता है। तो यूजुअली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में होता क्या है, जैसे हम देख सकते हैं कि ये स्पाइनल कैनाल है और इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में होता क्या है कि जो ये न्यूरल ट्यूब रहता है वो क्लोज नहीं होता है। अब क्लोज नहीं होता है तो यूजुअली अगर उसमें छोटा मोटा गैप है, स्मॉल गैप्स, अगर छोटे से गैप हैं तो इसको बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा। ऑकल्टा माने बहुत ही छोटे हैं, ज़्यादा उतना पेशेंट जो रहता है सिम्टोमेटिक नहीं रहता है। और यही जो रहता है स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा ओवरऑल मोस्ट कॉमन रहता है। तो बट ये ज़्यादा सिम्टोमेटिक नहीं होता है। फिर दूसरा रहता है जो न्यूरल ट्यूब क्लोज नहीं हुआ है, उससे क्या हुआ है, जो स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग है वो स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग जो है अपनी उससे थोड़ा सा फ्लूइड आ जा रहा है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड जो है अपनी जगह पे इंटैक्ट है। तो अपनी जगह इंटैक्ट रहता है और यहाँ पे थोड़ा फ्लूइड आ जाता है, तो इसको बोलते हैं स्पाइनल फ्लूइड। तो जो स्पाइनल फ्लूइड यहाँ आ जाएगा तो ये रहता है मेनिंगोसील। अब इसमें जो रहता है पेशेंट को ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते हैं, नर्व भी कम डैमेज होता है। फिर जो तीसरा रहता है जो मोस्ट सीवियर होता है और अगर न्यूरोजेनिक ब्लैडर का बोले तो मोस्ट कॉमन कॉज होता है, दैट इज माइलो मेनिंगोसील। इसमें क्या होता है, जो ये ओपनिंग है इससे जो रहता है स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है उसके कुछ पार्ट्स अपनी कवरी जो रहती है उसके साथ आ जाता है। तो इसके वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड अपना मेम्ब्रेन इस ओपनिंग से प्रोट्यूड कर लेता है, तो इस वजह से नर्व डैमेज होती है और पेशेंट को ब्लैडर बाउल डिसफंक्शन हो सकता है। और यूजुअली ये इसके साथ और क्या एसोसिएशन हो सकता है कि ब्रेन में हाइड्रोकेफलस हो। तो हाइड्रोकेफलस से हाइड्रोसेफलस होता है, तो उस केस में अगर फ्लूइड ज़्यादा है तो भी ये चीज़ होता है। तो जैसा हमने देखा ये स्पाइनल कैनाल है और इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड जो है पूरा ये प्रोट्यूड करके बाहर आ गया है और ये रहता है स्पाइनल फ्लूइड, और ये जो बाहर से कवरिंग है ये है ड्यूरा मैटर। तो इसे बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा। और ये जो रहता है माइलो मेनिंगोसील। तो मेनिंगोसील और माइलो मेनिंगोसील को अपर्टा भी बोलते हैं, स्पाइना बाइफिडा अपर्टा। तो सबसे पहला कॉज रहा स्पाइना बाइफिडा। जो दूसरा कॉज रहता है वो रहता है कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम। अब कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम की बात करें तो इसको बोलते हैं सैक्रल एजेनेसिस। तो सैक्रल एजेनेसिस भी इसका नाम है। अब सैक्रल एजेनेसिस का क्या मतलब है कि जो सैक्रम बोन होती है वो नहीं बन रही है। अब सैक्रम नहीं बनती है, कई बार तो आइसोलेटेड सैक्रम भी नहीं बनता है और साथ में कभी कभी लंबर भी नहीं बनता है। तो अगर सैक्रम जो रहते हैं यहाँ पे जो टेल बोन होता है अगर नहीं बनता है तो पेशेंट का जो हिप का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है। तो स्मॉल हिप बोन्स रहते हैं और ऊपर का उसका चेस्ट जो रहता है अजीब तरीके का इरेगुलर शेप्ड का रहता है और हिप का डेवलपमेंट नहीं होगा तो उसका पैर जो रहेगा फ्रॉग लेग लाइक पोजीशन होता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कोई न्यू नेट्स होगा उसको एसेस करेंगे एट द टाइम ऑफ बर्थ तो उसके पैर की पोजीशन देखना जरूरी होता है। अगर फ्रॉग लेग पोजीशन आ रहा है, इरेगुलर चेस्ट है, तो कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम होता है, या जिसको बोलते हैं सैक्रल ए जेनेसिस। तो इस केस में जो रहता है सैक्रम जो रहता है आइदर पार्शली और कंप्लीटली एब्सेंट रहता है। फिर
इसमें जो सिम्टम्स होंगे, अब ऐसे केस में क्या होगा, जो पेशेंट रहेगा, अगर सैक्रम इन्वॉल्व होगा तो ऐसे केस में जो पेशेंट रहेगा उसको वॉक करने में डिफिकल्टी आएगी और ब्लैडर बाउल फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाएगा और पेशेंट को ब्लैडर और बाउल दोनों इम्पेयर्ड हो जाएगा, क्योंकि सैक्रम से कौन सी होती है, S2 S3 S4, और जो कि क्या कंट्रोल करती है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है और ब्लैडर बाउल फंक्शन कंट्रोल करती है। तो यूजुअली इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, एक्सरे में हमें दिख जाएगा कि सैक्रल एजेनेसिस है। जैसे ये रहा, इसमें देख सकते हैं हम लोग कि जो पेशेंट है इसका हमने एक्सरे कराया तो सैक्रल एजेनेसिस दिख रहा है, और फिर यहाँ पे भी सैक्रल एजेनेसिस दिख रहा है। तो ये जो रहता है सैक्रल एजेनेसिस जो रहता है एक्सरे और एमआरआई दो जगह दिखता है, एक्सरे और एमआरआई पे दिखता है। तो इसका मैनेजमेंट जो रहता है, बेसिकली अगर लेग में कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑर्थोपेडिक इंटरवेंशन करना रहता है, पेशेंट को जो रहता है फिजियोथेरेपी कराना रहता है, प्लस ब्लैडर और बाउल के लिए यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ता है। फिर अगर बात करें जो अगली बीमारी है वो होता है टी-थर्ड सिंड्रोम। तो टी-थर्ड कॉर्ड सिंड्रोम में होता है क्या, जो स्पाइनल कैनाल है, स्पाइनल कैनाल में हमने देखा कि स्पाइनल कैनाल में क्या आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड आता है तो कई बार क्या होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है चिपक जाता है स्पाइनल कैनाल से। अब चिपक जाएगा तो इसकी वजह से नर्व कंप्रेस हो जाती है। ये चिपकता क्यों, आइदर कोई लाइपोमा फैट मास हो जाए या इस यहाँ पे फ्लूइड कलेक्ट हो जाए। फ्लूइड कलेक्शन स्पाइनल कॉर्ड में उसको क्या बोलते हैं, सायरिंग्स। तो सायरिंग्स का फॉर्मेशन हो जाए या फ्लूइड कलेक्ट हो जाए, तो सायरिंग्स क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड में फ्लूइड होता है, तो ये हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो रहता है इसको बोलते हैं टी-थर्ड कॉर्ड सिंड्रोम। अब इसकी वजह से क्या होता है, अगर S3 S4 S5 की नर्व कंप्रेस होगी तो पेशेंट को लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप का लेजन हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि जो स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा रहता है, तो यूजुअली हम देखा गया कि जो स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा है तो वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है। तो उसमें प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि जो टी-थर्ड कॉर्ड सिंड्रोम रहता है, टी-थर्ड कॉर्ड सिंड्रोम, तो इसमें जो रहता है क्या होता है, स्पाइनल जो कॉर्ड रहती है वो कैनाल से चिपक जाती है। तो ये बेसिकली होता है क्यों, आइदर लाइपोमा की वजह से या फाइलम टर्मिनेल जो है वो थिकेंड हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। तो ये रहता है टी-थर्ड कॉर्ड सिंड्रोम। फिर जो अगली बीमारी है वो है कियारी मालफॉर्मेशन। जो कियारी मालफॉर्मेशन होता है उसमें क्या होता है, कियारी दो टाइप के होते हैं, कियारी 1 कियारी 2। तो कियारी 1 में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सेरिबेलम जो रहता है वो डाउनवर्ड हर्निएट करता है। ये प्रेशर की, ये किस वजह से हो सकता है, प्रेशर बढ़ने की वजह से हो सकता है, या कोई और बीमारी है, जैसे प्रेशर क्यों बढ़ेगा, पेशेंट को हाइड्रोकेफलस है तो इस वजह से हो सकता है। तो अब ये जो है डाउनवर्ड अगर सेरिबेलर का हो रहा है सिर्फ, तो इसको बोलते हैं कियारी 1 मालफॉर्मेशन। अगर सेरिबेलम के साथ ब्रेन स्टेम और फोर्थ वेंट्रिकल भी हर्निएट कर रहा है तो इसको बोलते हैं कियारी 2 मालफॉर्मेशन। तो कियारी 2 मालफॉर्मेशन जो होता है ज़्यादा सीवियर होता है, क्योंकि इसमें सेरिबेलम के साथ ब्रेन स्टेम भी हर्निएट कर रहा है और पेशेंट को क्या होगा, ऊपर से जब ब्रेन हर्निएट करेगा तो नर्व कंप्रेस हो जाएगी और ब्लैडर बाउल डिसफंक्शन होता है। तो यूजुअली हम देख सकते हैं कि जो इसमें जो रहेगा पेशेंट कैसे रहेगा, टेक्टल प्लेट जो होगी तो वहाँ से वीकिंग टाइप का हमें दिखाई देगा और पेशेंट को जो रहेगा हाइड्रोकेफलस दिखाई देता है। तो जो नॉर्मल ब्रेन है हम देख सकते हैं उसमें ऐसा रहता है, सेरिबेलम जो है अपनी पोजीशन पे पूरा इंटैक्ट है, कोई इशू नहीं है। बट अगर कियारी मैलफॉर्मेशन होगा तो ये पूरा का पूरा जो है हर्निएट कर रहा है ब्रेन से। अब हर्निएट करता है तो यूजुअली जो बच्चे रहते हैं जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें जो रहता है कियारी मालफॉर्मेशन के केस में क्या दिखेगा, दो साइंस दिखते हैं, एक होता है लेमन साइन, दूसरा होता है बनाना साइन। तो यूजुअली जो लेमन साइन है ये क्या है, ये फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल है। तो इसकी बात करें तो ये फ्रंट है और ये बैक है। जो बच्चे की आंख होंगी इधर होंगी। तो यूजुअली लेमन साइन जो रहता है इसमें जो फ्रंटल पार्ट जो रहता है ब्रेन का ये श्रंक हो गया रहता है यहाँ से, और यहाँ से ये श्रंकन है, और अंदर से हम देख सकते हैं कि ये किस तरीके का शेप दे रहा है, ये एक लेमन की तरह शेप दे रहा है। तो एक लेमन शेप दे रहा है। फिर अब बनाना साइन की बात करें तो बनाना साइन बेसिकली जो रहता है ये सेरिबेलम है, और सेरिबेलम जो रहता है ये सेरिबेलम जो रहता है बनाना शेप का दिख रहा है और ये बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कियारी 2 मालफॉर्मेशन ये हर्निएशन हो रहा है। यहाँ से ये प्रेशर जो रहता है ट्रांसमिट होता है और इसको कंप्रेस कर देता है। तो अगर हम लेमन साइन की बात करें, ये फ्रंट पार्ट है तो यहाँ से ये कंप्रेस हो रहा है फ्रंटल, फिर ये जो दिखेगा लेमन साइन। तो ऐसे में जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं उसमें कॉर्पस कैलोसम की डेफिशिएंसी होती है और हाइड्रोकेफलस मिलता है। बनाना साइन क्या होता है, वो सेरिबेलम जो है उसके शेप को बनाना साइन बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि वो हर्निएट करने लगता है, तो उसको क्या बोलेंगे, कियारी 2 मालफॉर्मेशन। अब सेरिबेलम हर्निएट करेगा तो पेशेंट को क्या होगा, एपनिया होगा और ब्रेडिकार्डिया होगा और एस्पिरेशन होगा। तो
ऐसे में जो एपनिया होगा वो कैसा प्रेजेंट करेगा, ब्लू स्पेल्स के साथ। वो सांस लेने की कोशिश करेगा और नीला पड़ जाएगा। जो बच्चा रहेगा छोटा, उसकी हार्ट रेट जो है बहुत स्लो चलने लगेगी। पेशेंट को चोकिंग होगा, एस्पिरेशन होगा। तो ये सब सिम्टम्स आएंगे एट द टाइम ऑफ बर्थ। फिर देयर इज रिस्क कि उसका कंप्रेशन की वजह से स्पाइनल कॉर्ड जो है स्कोलियोसिस डेवलप कर जाए। जो मेन चीज़ है ब्लैडर और बाउल में क्या होता है कि अगर हम बात करें तो S2 S3 S4 की नर्व कंप्रेस हो जाएगी और उसकी वजह से ब्लैडर बाउल इनकॉन्टिनेंस डेवलप करता है। पेशेंट्स को जो रहता है पैर में टेलिपस या क्लब फुट मिलेगा, टेलिपस इक्विनोवोरस। और किडनी में जो रहता है ऐसे पेशेंट्स में जो रहता है यूरिनरी स्टेसिस होता है, रिफ्लक्स होता है, जिसकी वजह से रिकरेंट इन्फेक्शन होगा और आगे चल के पेशेंट को रीनल फेलियर डेवलप कर सकता है। और ये सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ रहता है, फोलिक एसिड जो रहता है सप्लीमेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और यूजुअली जो इसको है 3 मंथ्स पहले नेक्स्ट कंसेप्शन के स्टार्ट कर देना चाहिए। तो फिर ये जो अगला रहता है वो रहता है कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम। कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें भी ब्लैडर बाउल डिसफंक्शन होता है। यूजुअली होता क्या है कि जो L5S1 जो लेवल है, L5S1 वहाँ पे जो रहता है यहाँ डिस्क हर्निएट कर जाता है। तो L5S1 पे जब डिस्क हर्निएट कर जाएगा तो इसके नीचे क्या रहता है, S2 L5S1 S2 S3 S4 ये सारी की सारी जो रहेंगी नर्व कंप्रेस हो जाएंगी, काम नहीं करेगी। और ये किसकी सप्लाई है, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। तो इसकी वजह से ब्लैडर बाउल डिसफंक्शन हो जाएगा क्योंकि S2 S4 जो रहता है यहाँ कंट्रोल करता है और दूसरा पैरों में नमनेस रहेगा और वीकनेस रहेगा। तो ऐसे केस में इसको ट्रीट कैसे करेंगे, जो डिस्क हर्निएट हुआ है उसको जो रहता है उसको रिमूव कर देते हैं, डिकम्प्रेशन जिसको बोलते हैं। तो डिकम्प्रेशन कर देने से ये सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं। ये होता है कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम। तो हम बात कर रहे थे कि क्या क्या बीमारियां होती हैं बच्चों में। तो सबसे पहले जो रहता है माइलोमेनिंगोसील होता है। माइलोमेनिंगोसील क्या होता है, स्पाइना बाइफिडा का जो रहता है एक टाइप होता है। और ये बात करें न्यूरोजेनिक ब्लैडर का तो मोस्ट कॉमन कॉज होता है। फिर दूसरा रहता है सैक्रल एजेनेसिस जिसको कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम भी बोलते हैं। तीसरा रहता है टी थर्ड कॉर्ड जो रहता है वो लाइपोमा बनने की वजह से होता है और यूजुअली जो रहता है स्पाइना बाइफिडा जो स्पाइना बाइफिडा अकल्टा है उसके साथ होता है। फिर हम बात करें कियारी टू मालफॉर्मेशन और हाइड्रोकेफलेस, तो ये रहते हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर के कॉजेज। तो इन सब में हमारा टारगेट क्या रहता है, हमारा टारगेट रहता है टू प्रिवेंट द रीनल डैमेज। और रीनल डैमेज को प्रिवेंट करना, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना और डेट्रूसर में जो चेंजेस हैं उसको प्रिवेंट करना। तो हम लोग इसके लिए प्री नेटल असेसमेंट करते हैं। प्री नेटल असेसमेंट का मतलब होता है कि जब बच्चा पेट में ही है तब हम एसेस करेंगे। तो यूजुअली हम क्या करेंगे, मिड ट्राइमेस्टर एनामली स्कैन कराएंगे। तो पहला ट्राइमेस्टर क्या होगा, शुरुआत के 3 महीने मतलब 12 हफ्ते। अब मिड ट्राइमेस्टर जो दूसरा चलेगा उसमें 18 से 22 हफ्ते का जो चल रहा है उसमें हम एक एनामली स्कैन कराएंगे। और उसमें बेसिकली हम लोग जो है आइदर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो रहता है स्पाइनल एबनॉर्मेलिटीज को चेक करते हैं। यूजुअली स्पाइनल या सीएनएस कोई एबनॉर्मेलिटी है तो उससे हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि पेशेंट को न्यूरोजेनिक ब्लैडर होता है। तो ये एक तरीके से इनडायरेक्ट साइन होता है। अगर पेशेंट को अगर न्यूरल प्रॉब्लम होगी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, तो ऐसे केस में न्यूरोजेनिक ब्लैडर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो फिर हम लोग जो रहता है प्री नेटल अल्ट्रासाउंड कराते हैं। और प्री नेटल अल्ट्रासाउंड में हमें क्या क्या मिल सकता है, हमें मिल सकता है मेगा सिस्टाइटिस। मेगा सिस्टाइटिस में जो रहता है ब्लैडर काफ़ी बड़ा रहता है और ये किस वजह से होता है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर की वजह से। ये एक पॉसिबिलिटी होती है। दूसरा, ब्लैडर का वॉल काफ़ी थिकेंड हो सकता है। ये बेसिकली अगर आउटलेट रेजिस्टेंस है क्रोनिक और ब्लैडर का कंप्लायंस बहुत पुअर है तो उस वजह से हमें ये फाइंडिंग अल्ट्रासाउंड में मिल सकती है। तीसरा, हमें हाइड्रोयूरेटरोनेफ्रोसिस मिल सकता है और ये बता सकता है कि ये हाइड्रोयूरेटरोनेफ्रोसिस जो होता है हाई इंटरसाइकिल प्रेशर की वजह से हो रहा है, तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर के चांसेस हैं। फिर दूसरा जो रहता है हमें ऑलिगो हाइड्रोमनियोस मिल सकता है। हाइड्रोमनियोस के केस में जो रहता है हम समझ सकते हैं कि जो फीटस होगा उसका यूरिन आउटपुट कम होगा और जो है पुअर रीनल फंक्शन होगा। फिर अल्ट्रासाउंड में हमें स्पाइनल एनोमली मिल सकता है या ओपन स्पाइन मिल सकता है जिसको स्पाइनल डिस्ट्रैफिज्म बोलते हैं या स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं। तो ये सजेस्ट करता है न्यूरोजेनिक ब्लैडर। फिर उसके बाद अनल कैरी माल फॉर्मेशन मिलता है। ये एक इनडायरेक्ट मार्कर होता है मेलिंगो माइलोसील का मोर देन 90% ऑफ द टाइम। फिर हमें लेमन साइन या बनाना साइन मिल सकता है। ये जो रहता है क्रेनियल डिफॉर्मिटी होता है माइलोमेनिंगो सील का। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया। ये रहा लेमन साइन, बनाना साइन
ये सब डिस्कस कर लिया। 11 साइन साइन जो बच्चे रहेंगे उसमें टेलिपस इक्विनोवोरस रहता है। अगर मेगासिस्टाइटिस रहता है तो अगर उसके साथ बायलेटरल हाइड्रोयूरेटोनेफ्रोसिस है, इसका मतलब क्या है, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है और ऑलिगोहाइड्रोमनियाज है 20 हफ्ते बाद, तो इसका मतलब क्या है, बच्चे की प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर है। तो हमें रीनल फंक्शन को प्रिजर्व करने के लिए कुछ करना चाहिए। अब अल्ट्रासाउंड के बाद जो दूसरा इन्वेस्टिगेशन होता है वो फीटल एमआरआई है। बच्चे का हम एमआरआई करा सकते हैं। ये एमआरआई जो रहता है बेसिकली जो रहता है अल्ट्रासाउंड को कॉम्प्लीमेंट करता है, और ये तब करते हैं जब अल्ट्रासाउंड का फाइंडिंग जो है इनकन्क्लूसिव है। ये कुछ जगह बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर होता है, जैसे कि कैरी टू माल फॉर्मेशन अगर है तो ऐसे केसेस में होता है। दूसरा कि स्पाइनल डिफेक्ट का लेवल क्या है, स्पाइनल डिफेक्ट का लेवल क्या है ये जानने के लिए, और तीसरा कोई पेल्विक या ब्लैडर मॉर्फोलॉजी जानना है या पैथोलॉजी जानना है तो एमआरआई बहुत ही अच्छा होता है। जो तीसरा टेस्ट होता है वो हम कर सकते हैं बच्चों में वेसिकोसेंटेसिस, और उसके वेसिकोसेंटेसिस जो है उसमें क्या करते हैं, जो ब्लैडर से हम लोग अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल से पूरा ब्लैडर का फ्लूइड निकालेंगे, इंट्राएमनियोटिक जो फ्लूइड निकालेंगे, फिर उसका बायोकेमिस्ट्री के लिए भेजेंगे टू प्रेडिक्ट द रीनल फंक्शन। फिर हम उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं शंटिंग करना है कि नहीं। तो उसमें बेसिकली 4 चीज़ें देखते हैं। पहला देखते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में हम क्या देखेंगे कि सोडियम जो नॉर्मल रहता है वो 100 से कम होता है, तो 100 से कम होना चाहिए। फिर क्लोराइड जो है नॉर्मल 90 से कम होता है, तो अगर 100 से ऊपर है सोडियम और क्लोराइड 90 से ऊपर है तो ये पुअर प्रोग्नोसिस होता है। फिर हम जो फ्लूइड निकाला है उसकी ऑस्मोलैरिटी चेक करेंगे। अगर उसकी ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, 210 से कम, 210 से कम होना चाहिए, और बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन लेस देन 4 होना चाहिए। अगर 210 से ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी है या बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन 4 से ज़्यादा है तो ये पुअर प्रोग्नोसिस होता है, और इसको हम दोबारा 2 दिन बाद कंफर्म करते हैं। तो आफ्टर 48 आवर्स दोबारा हमें वेसिकोसेंटेसिस करके इस टेस्ट को कंफर्म करना रहता है, क्योंकि हमें इंटरवेंशन करना रहता है। अब फीटल इंटरवेंशन कैसे करेंगे और कब करेंगे, तो अगर दोनों साइड बायलेटरल अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो हमें इंटरवेंशन करना पड़ेगा। अगर ऐसा कब होगा, जब पीयू वाल्व होगा और पेशेंट को कैसा मिलेगा, बायलेटरल हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस मिलता है। फिर दूसरा, अगर 24 हफ्ते बीत चुके हैं और 24 हफ्ते से पहले अगर ऑलिगोहाइड्रोमनियाज है तो ऐसे केस में रहता है फीटल इंटरवेंशन करना चाहिए। तो 24 हफ्ते बीतने से पहले ऑलिगोहाइड्रोमनियाज है तो हमें इंटरवेंशन करना चाहिए। फिर अगला जो है, अगर हमें जो है हमने फीटल बायोकेमिस्ट्री कराया है और उसमें जो है रीनल फंक्शन प्रिजर्व है तो ऐसे केस में हमें फीटल इंटरवेंशन कराना चाहिए। तो फीटल इंटरवेंशन हम कैसे करते हैं, बेसिकली हम लोग जैसे ये किया है अल्ट्रासाउंड गाइडेड ही हम लोग शंट कर देते हैं, और शंटिंग के लिए बेसिकली हम लोग एक हैरिसन जो शंट होता है कुक मेडिकल द्वारा इस तरीके का दिखता है वाइट कलर का, वो यूज़ करते हैं। दूसरा हम लोग सोमटेक्स कंपनी का जो रहता है जैसे तार वाला बना रहता है पूरा सोमटेक्स, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो रहता है 15 mm का रहता है, ये 25 mm का रहता है। फिर एक और शंट होता है जो ऐसे प्लास्टिक की तरह दिखता है बढ़िया सा सुंदर, इसको बोलते हैं रोडेक शंट। तो ये 3 तरह के शंट हो गए, एक ये रोडेक शंट है, फिर ये दूसरा जो रहता है ये हैरिसन शंट है, और ये सोमटेक्स शंट है। सोमटेक्स शंट पूरा वायर वायर रहता है। तो हम लोग करते क्या है, वेसिको एमनियोटिक शंटिंग, और ये किस पे बेस्ड होता है, प्लूटो ट्रायल में। प्लूटो ट्रायल में हमें ये मिला था कि शंटिंग से पेशेंट का सर्वाइवल इंप्रूव होता है, बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो रीनल फंक्शन इंप्रूव नहीं होता है। तो वेसिको एमनियोटिक शंटिंग कब करते हैं, जब बहुत ही ज़्यादा लोअर यूनिट ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है और जो बच्चा है उसको ऑलिगोहाइड्रोमनियाज है, ऑलिगोहाइड्रोमनियाज मदर को है, तो ऐसे केस में हमें वेसिको एमनियोटिक शंटिंग करना होता है। इससे क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड रिस्टोर हो जाता है। और ये करना क्यों जरूरी होता है, इससे हम पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। नहीं तो बच्चे को क्या हो जाता है, पॉटर्स सीक्वेंस में पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया डेवलप करता है और फाइनली बच्चा जो रहता है सर्वाइव नहीं करता है। फिर दूसरा जो रहता है, हम लोग शंटिंग के बजाय ब्लैडर से एस्पिरेट कर सकते हैं, और ये जो रहता है ये एक टेम्पररी डिकम्प्रेशन मेजर होता है, और इससे हम डायग्नोस्टिक जो फ्लूइड निकाल रहे हैं उसे डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। तो ये जो रहता है ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज चांस कि हम इन्फेक्शन को इंट्रोड्यूस करा दें, और बार बार जाके नीडल से एस्पिरेट करना सेफ नहीं रहता है बच्चे के लिए। फिर तीसरा रहता है फीटल सिस्टोस्कोपी। फीटल सिस्टोस्कोपी जो रहता है ये फीटस का ये स्कोपी करते हैं, और स्कोपी का इंडिकेशन जो रहता है बेसिकली कब करते हैं, जब हम पीयू वाल्व सस्पेक्ट कर रहे हैं। तो पीयू वाल्व एब्लेशन जो रहता है फीटल सिस्टोस्कोपी की मदद से करके हम लोग कर सकते हैं। फिर जो चौथा प्रोसीजर रहता है फीटल माइलोमेनिंगोसील रिपेयर। तो फीटल माइलोमेनिंगोसील अगर ओपन स्पाइना बाइफिडा है और मोटर प्रोग्नोसिस अच्छी है तो ऐसे केस में हमें अर्ली रिपेयर करना चाहिए, तो इससे ब्लैडर कंप्लायंस अच्छा होता है पोस्टनेटली। तो ये 4 चीज़ें जो है हम लोग फीटल में कर सकते हैं। पहला रहता है वेसिको एमनियोटिक शंटिंग, दूसरा होता है सीरियल ब्लैडर एस्पिरेट, तीसरा होता है फीटल सिस्टोस्कोपी, और चौथा होता है फीटल माइलो मेनिंगोसील रिपेयर। जो रहता है शंटिंग बेस्ड होता है प्लूटो ट्रायल पे।
फिर जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसकी डिलीवरी कैसे करानी चाहिए, तो डिलीवरी जो रहता है ऐसी जगह करानी चाहिए जहाँ पे पीडियाट्रिक यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट हो, और यूजुअली जो रहता है टर्म पे डिलीवरी कराना चाहिए, क्योंकि अगर हम पहले कराएंगे तो लंग का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा एंड देयर इज चांसेस कि पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया डेवलप कर जाए। और अगर ऑब्स्ट्रक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमें अर्ली एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर बच्चे को ओलिगोहेड्रोमनियाज है तो पुअर प्रोग्नोसिस होता है। अगर इकोजेनिक किडनी है तो सीकेडी के सिम्टम्स है, तो मतलब पुअर प्रोग्नोसिस। अगर ब्लैडर वॉल थिकेंड है तो पुअर प्रोग्नोसिस। साइक्लिंग जो है एब्सेंट है, पुअर प्रोग्नोसिस। हाई सोडियम ऑस्मोलैरिटी तो पुअर प्रोग्नोसिस। तो पुअर प्रोग्नोसिस क्या होता है, अगर ओलिगोहाइड्रोमनियाज है, इकोजेनिक किडनीज है, थिक ब्लैडर वॉल है, एब्सेंट साइक्लिंग, हाई सोडियम और ऑस्मोलैरिटी इन फीटल यूरिन। तो साइक्लिंग क्या होता है, साइक्लिंग का मतलब होता है फीलिंग और एम्पटिंग, उसको बोलते हैं साइक्लिंग। तो ये रहता है बच्चे को जब शंटिंग कर देते हैं तो इस तरीके का वेस्को एमनियोटिक शंट दिखता है। फिर अगर हम बात करें, ये भी है, हमने वेस्को एमनियोटिक शंटिंग किया हुआ है और ये अल्ट्रासाउंड में दिख रहा है। फिर आगे हम बात करें नियोनेटल असेसमेंट का, तो जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जन्म के बाद हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें लंबर एरिया को इंस्पेक्ट करना चाहिए। लंबर एरिया को इंस्पेक्ट करते हैं तो हमें क्या क्या दिखता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले टफ्ट ऑफ हेयर्स दिख सकता है, हमें जो है लंबर रीजन में टफ्ट ऑफ हेयर्स दिख सकता है। फिर उसके बाद हमें मिड लाइन में कोई मास दिख सकता है। मिड लाइन जो मास रहता है, ये सब जो रहता है डिपिक्ट करते हैं कोई प्रॉब्लम है तो वो चीज़ है। फिर उसके बाद फिर हिमेंजियोमा दिख सकता है। हिमेंजियोमा जो रहता है, हिमेंजियोमा या रेड या पर्पल वस्कुलर पैचेस जो रहते हैं लोअर बैक या ग्लूटेन रीजन में, तो ये चीज़ हो सकता है। फिर एबनॉर्मल पिगमेंटेशन रहता है, वो दिख सकता है। ये टफ्ट ऑफ हेयर्स हैं, ये भी टफ्ट ऑफ हेयर्स हैं। फिर उसके बाद फिर कैफे ओले स्पॉट भी दिख सकता है। कैफे ओले स्पॉट के साथ साथ जो ग्लूटियल रीजन है उसकी एसिमेट्री दिख सकती है, तो एसिमेट्री ऑफ द ग्लूटियल रीजन ये दिख सकता है। और फिर यहाँ पे मिड लाइन में लंबोसैक्रल स्वेलिंग दिख सकता है, ये सब चीज़ें दिख सकती हैं। तो ये सब जो रहते हैं क्यूटेनियस मार्कर होते हैं, और इसमें जो बीमारियां होती है स्पाइनल डिसरेफिज्म होता है। बेसिकली इसमें हमें क्या मिल सकता है, टी थर्ड कॉर्ड सिंड्रोम मिल सकता है। अगर स्पाइनल कॉर्ड की कोई भी प्रॉब्लम हो, टी थर्ड कॉर्ड सिंड्रोम है तो उसमें दिख सकता है। स्पाइना बाइफिडा में दिख सकता है, तो स्पाइना बाइफिडा में दिख सकता है। तो ये सब कंडीशन में दिखता है। तो जैसे कि हम बात करें, अगर बच्चे को बहुत ही ज़्यादा बाल है, हाइपरट्राइकोसिस है जन्म के समय, तो ये एक हाई रिस्क फीचर होता है। फिर बचपन में ही हिमेंजियोमा है तो ये भी हाई रिस्क फीचर है, इसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर अगर बच्चे को मेनिंगोसील है या हमें एक साइनस दिख रहा है, डर्मल साइनस ट्रैक्ट या सबक्यूटेनियस लाइपोमा दिख रहा है। फिर उसके बाद हमें कॉर्डल अपेंडेजेस दिख रहे हैं, मिड लाइन में कोई स्वेलिंग दिख रही है या सैक्रल एजेनेसिस दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें जो रहती हैं हाई रिस्क रहता है, और इसमें हाई चांसेस हैं कि जो बच्चा है उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो। अब कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो लो रिस्क होते हैं, जैसे अगर हिमेंजियोमा फ्लैट है, अगर फ्लैट हिमेंजियोमा है तो वो लो रिस्क रहता है। लीजन है बट मिड लाइन में नहीं है, नॉन मिड लाइन लीजन भी लो रिस्क रहता है। अगर ग्लूटियल केफ्ट जो है फॉग टाइप में है तो वो भी जो रहता है लो रिस्क रहता है। फिर उसके बाद अगर हमें कॉकिक्स में अगर पेट दिखाई देता है या जो क्लेफ्ट है वो ए सिमेट्रिकल है, ए सिमेट्रिकल क्लेफ्ट, एक यहाँ क्लेफ्ट दिख रहा है, दूसरा नहीं दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है एक, तो ये जो चीज़ रहता है ए सिमेट्रिकल क्लेफ्ट, तो ये सब लो रिस्क कंडीशन होती है। अब बात करते हैं स्पाइन एमआरआई का। जो बच्चा है हमने क्या क्या किया है, सबसे पहले जब बच्चे का जन्म हुआ तो सबसे पहले हमने इंस्पेक्ट किया। तो इंस्पेक्ट कर रहे हैं न्यूनेटल असेसमेंट, तो हमें क्या मिलेगा, हेयरी टफ्ट मिलेगा, डर्मल साइनस मिल सकता है, लाइपोमा मिल सकता है, हिमेंजियोमा मिल सकता है या ओपन डिफेक्ट मिल सकता है। तो ये सब अगर मिलेगा तो इसका मतलब क्या है, स्पाइनल डिसरेफिज्म होता है। फिर हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखते हैं हम लोग, लोअर लिम्ब का टोन देखते हैं, रिफ्लेक्सेस देखते हैं या डिफॉर्मिटी देखते हैं। क्लब फुट, क्लब फुट मैंने बताया था ऊपर जो रहता है, क्लब फुट कहाँ पे होता है बच्चे को, अगर जो है बनाना साइन लेमन साइन मिलता है तो यहाँ पे क्लब फुट डिफॉर्मिटी मिलती है, ये रहता है एनर्ड कैरी मैलफॉर्मेशन। फिर अब आगे बात करें, पेरिनियल सेंसेशन देखते हैं हम लोग। तो ये सब जो एग्जामिनेशन हो रहा है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इसमें पेरिनियल सेंसेशन देखेंगे, एनल विंक और बल्बो कैवर्नस रिफ्लक्स। तो एनल विंक, बल्बो कैवर्नस रिफ्लक्स, ये सब से हम लोग क्या चेक करते हैं, S2 S3 और S4 इंटैक्ट है कि नहीं। तो बल्बो कैवर्नस रिफ्लेक्स करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो पेनिस रहता है उसको, पेनिस को स्क्वीज करते हैं, और फीमेल है तो क्लिटोरिस को स्क्वीज करते हैं, दबाते हैं, या तो पेनिस में अगर फोलिस जला है तो फोलिस से खींच देते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो एनल जो इंस्फिंक्टर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो दिखता है, इसको बोलते हैं ये बल्बो कैवर्नस रिफ्लेक्स है। और एनल विंक में क्या होता है, एनल विंक में जो जेनाइटल एरिया होता है
ये जैसे एनल स्फिंक्टर है, ये एनल स्फिंक्टर, तो एनल स्फिंक्टर के बगल में रुई से ऐसे छूते हैं, अगर जो इंस्पेक्टर रहेगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऐसा लगेगा आंख मार रहा है, तो इसलिए बोलते हैं एनल विंग, तो ये नॉर्मल होता है। तो अगर ये सब है तो इसका मतलब नर्व इंटैक्ट है। फिर उसके बाद हम ब्लैडर का पैल्पेट करेंगे। ब्लैडर का पैल्पेट करेंगे तो अगर कोई पैल्पेबल मास होगा तो इसका मतलब क्या है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, तो ऐसे केस में हमें इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि पहले हम इंस्पेक्ट करेंगे लंबोसैक्रल एरिया को, फिर दूसरा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, और तीसरा ब्लैडर को देखेंगे। फिर अगर देखने के बाद अगर कोई पेनियल सेंसेशन नहीं है या एनल स्फिंक्टर का टोन नहीं है बर्थ पे, तो इसका मतलब क्या है, इरिवर्सिबल सैक्रल नर्व डैमेज है, S2 S3 S4 डैमेज है। अब बात करते हैं इमेजिंग की। ये तो रहा क्लिनिकल एग्जामिनेशन। इमेजिंग की बात करें तो इमेजिंग में सबसे पहले हम करेंगे अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड यूजुअली दूसरे दिन से करते हैं, तो 48 से 72 आवर्स, क्योंकि इनिशियल स्टेज पहले दिन ही करेंगे तो बच्चा कई बार डिहाइड्रेटेड रहता है तो उससे असेसमेंट नहीं हो पाता है, तो सेकंड डे करेंगे। और सेकंड डे क्यों करते हैं, टू लुक फॉर हाइड्रोनेफ्रोसिस दिख सकता है हमें किडनी में, हाइड्रोयूरेटर दिख सकता है, फिर ब्लैडर वॉल थिकनिंग दिख सकती है। ब्लैडर वॉल थिकनिंग कब बोलते हैं, अगर मोर देन 2 mm है अगर ब्लैडर, तो उसे ब्लैडर वॉल थिकनिंग मिलेंगे। फिर रेजिडुअल यूरिन दिख सकता है बच्चों में। पीवीआर कब जो रहता है एबनॉर्मल होता है, बच्चों में मोर देन 20 ml पीवीआर जब रहता है तो एबनॉर्मल रहता है। फिर हम लोग किडनी की इकोजेनेसिटी देख सकते हैं, तो हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, एक तो किडनी देख सकते हैं और दूसरा ब्लैडर देख सकते हैं। तो किडनी में हम लोग पैरेन्काइमा की इकोजेनेसिटी देख सकते हैं, ब्लैडर में पीवीआर देख सकते हैं, ब्लैडर की वॉल देख सकते हैं, और कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस हाइड्रोयूरेटर है कि नहीं। ये तो अल्ट्रासाउंड हो गया। अल्ट्रासाउंड के बाद दूसरा जो टेस्ट रहता है वो VCUG रहता है, जिसको बोलते हैं वॉइडिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम। तो VCUG टेस्ट में हम लोग जो रहता है यूजुअली 1 से 2 हफ्ते के बीच में परफॉर्म करते हैं। और जब ये कब करते हैं, जब हमने अल्ट्रासाउंड किया है, तो अल्ट्रासाउंड करने के बाद हमें अल्ट्रासाउंड में क्या मिल रहा है, हाइड्रोनेफ्रोसिस मिल रहा है पहला। दूसरा जो रहता है यूरेटर डायलेटेड है, और तीसरा जो रहता है हमें सस्पिशियस है कि देयर इज रिफ्लक्स। तो अगर डायलेटेड यूरेटर, हाइड्रोनेफ्रोसिस या सस्पेक्टेड है रिफ्लक्स, तो यूजुअली जब बच्चा 1 हफ्ते का हो जाएगा, 1 से 2 हफ्ते के बीच में हम लोग वॉइडिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम करते हैं टू लुक फॉर VUR। अब इससे होता क्या है कि हम लोग VUR देख सकते हैं और उसको ग्रेडिंग कर सकते हैं पहला। फिर दूसरा जो बेनिफिट होता है, उससे हम लोग यूरेथ्रा की एनाटॉमी देख सकते हैं और रूल आउट कर सकते हैं कि PU वाल्व है कि नहीं। अगर PU वाल्व होगा तो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स होंगे, नहीं तो पेशेंट को न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो सकता है। फिर उसका जो तीसरा है, हम लोग ब्लैडर में कोई ट्रेवेकुलेशन या डायवर्टिकुला है कि नहीं, ये भी VCUG से दिख जाता है। फिर अगला बात करें कि अगर न्यूरोजेनिक ब्लैडर होगा तो उसमें क्या क्या फाइंडिंग मिलेगी, तो उसमें जो कैपेसिटी होगा काफ़ी लार्ज होगा। फिर जो ब्लैडर होगा वो कैसा होगा, ट्रेबेकुलेटेड होगा, और एम्पटिंग जो होगी इनकम्प्लीट होगी, स्फिंक्टर भी जो रहेगा इनकॉम्पिटेंट होगा। और इन केस ऑफ न्यूरोजेनिक ब्लैडर जो ब्लैडर नेक रहता है वो खुला रहता है ड्यूरिंग वॉइडिंग। जबकि अगर हम बात करें PU वॉल्व में, तो उस केस में क्या रहता है, एब्रप्ट नैरोइंग रहेगी। तो इससे हम रूल आउट कर सकते हैं कि PU वाल्व है कि न्यूरोजेनिक ब्लैडर है। फिर उसके बाद अब आगे बात करते हैं स्पाइन की। तो स्पाइन की जो अब हमने क्या करा लिया, सबसे पहले हमने कराया क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद हमने इंस्पेक्शन किया था, लोकल एग्जामिनेशन किया था, फिर हमने किया अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में जो फाइंडिंग मिली उसके बेसिस पे VCUG कराया। अब आगे है MRI। तो MRI जो है स्पाइन का कराएंगे, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, जो कोनस मेडुलरिस की है पोजिशन वो पता चलेगी। यूजुअली अगर वो नॉर्मल लेवल से नीचे है या L2 L3 के नीचे है तो उसको बोलते हैं T3 कॉर्ड। फिर हम लोग लाइपोमा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साइरिंग्स मीन्स फ्लूइड होता है, फ्लूइड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और स्प्लिट कॉर्ड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कॉर्ड कहीं 2 तो नहीं है, स्प्लिट तो नहीं हो रखी है, तो ये स्पाइना। फिर अगला जो इंडिकेशन आ जाता है UDS। तो बच्चे में हम UDS कराएंगे। अभी तक हमने क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराया, अल्ट्रासाउंड VCUG कराया, MRI कराया, अब UDS कराएंगे। तो UDS कब करते हैं, अगर हाई रिस्क न्यूनेट है। हाई रिस्क न्यूनेट कौन से होंगे, जिनमें हमें फीचर मिल रहा है मेलिंगोमाइनोसिल का या सेक्टल एजेनेसिस का। तो ऐसे में हमें फर्स्ट 6 वीक में ही UDS कराना चाहिए। और हम लोग देखते क्या है, तो UDS में हम लोग 2 फेज रहता है, स्टोरेज फेज जिस और वॉइडिंग फेज। तो जो स्टोरेज फेज होता है वो क्या होता है, फिलिंग फेज। तो UDS में अगर जब ब्लैडर फिल हो रहा होता है तो हम क्या देखते हैं, ब्लैडर की कैपेसिटी और कंप्लायंस। तो कंप्लायंस देखते हैं, और यूजुअली 20 ml से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो नॉर्मल रहता है। फिर दूसरा, जब ब्लैडर फिल हो रहा होता है तो हम देखते हैं कि डेट्रोसर कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहा है, तो दूसरा डेट्रोसर ओवर एक्टिविटी चेक कर सकते हैं। फिर तीसरा जो रहता है, हम डेट्रोसर लीक पॉइंट प्रेशर देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टू डिटरमाइन द सेफ एंड अनसेफ ब्लैडर। बच्चों में हम डेट्रोसर लीक पॉइंट प्रेशर डिटेक्ट करते हैं टू लुक फॉर सेफ एंड अनसेफ ब्लैडर। और चौथा जो रहता है, EMG कराते हैं। EMG से हमें स्फिंक्टर के बारे में पता चलता है, और उससे हम रूल आउट कर सकते हैं कि पेशेंट को DSD है कि नहीं, डेट्रोसर स्फिंक्टर डिससिनर्जिया।
तो हमने जो है डेटूसर लीक पॉइंट प्रेशर मेजर किया और अगर वो 40 से ज़्यादा है तो फिर हम क्या मानेंगे, अनसेफ ब्लैडर। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, तुरंत यूरिन को ड्रेन करना चाहिए और उसको ये चीज़ बता देना चाहिए, क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन, और साथ में कुछ एंटीकोलिनर्जिक्स ड्रग्स देनी चाहिए। तो जो रहता है डीएलपीपी के बेस पे ही हम लोग बच्चों में रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। अगर हाई रिस्क का रहता है तो उसमें डीएलपीपी कितना है, 40 से ज़्यादा रहता है, साथ में उसको डीएसडी भी होता है और दोनों साइड रिफ्लक्स होता है और कंप्लायंस भी बहुत पुअर है। तो ऐसे केस में हम लोग हाई रिस्क में रखते हैं, ये बेस्ड ऑन द यूरोडायनेमिक फाइंडिंग है। तो ऐसे में हमें तुरंत सीआईसी स्टार्ट करना चाहिए और एंटीकोलिनर्जिक्स देना चाहिए। मॉडरेट रिस्क की बात करें तो मॉडरेट रिस्क में सिर्फ जो रहता है डेटूसर ओवर एक्टिविटी हो भी सकता है, नहीं हो भी हो सकता है, मेनली कैपेसिटी कम होती है। तो मॉडरेट में कैपेसिटी कम होती है। तो दो ही होता है, एक हाई रिस्क एक मॉडरेट। लो रिस्क जैसा कुछ नहीं होता है, उसमें हम लोग जब बच्चा रहता है उसका कंप्लायंस अच्छा रहता है, ब्लैडर एम्पटिंग भी नॉर्मल होती है। ऐसे केस में ऑब्जर्वेशन करते हैं, रेगुलर फॉलो अप, और ये यूजली किस में मिलता है, स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा में मिल सकता है। तो ऐसे केसेस में जब कुछ नहीं रहता है तो उसको लो रिस्क बोलते हैं, और सिर्फ कैपेसिटी कम है तो मॉडरेट रिस्क, और बहुत सारे सिम्टम है डीओ डीएसटी और बायलेटरल रिफ्लक्स है तो हाई रिस्क बोलते हैं। तो इनिशियल मैनेजमेंट क्या करते हैं, जब बच्चा रहता है तो बच्चा जब जन्म होता है तो सबसे पहले हमें उसको कैथेटर डाल देना चाहिए। अगर किन दो कंडीशन में डालना चाहिए, पहला कंडीशन अगर पीवीआर 20 से ज़्यादा है, 20 ml से ज़्यादा, और दूसरा अनसेफ ब्लैडर है तो तुरंत कैथेटर डाल देना चाहिए। इससे होगा क्या, इससे प्रेशर कम हो जाता है और रिफ्लक्स नहीं होता है और बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद पेरेंट्स को ट्रेन कर देना चाहिए अपने सुपरविजन में, ताकि फिर वो ये करते रहें। फिर हम फार्माकोथेरेपी या ड्रग्स देंगे। तो ड्रग्स किन किन इंडिकेशन में देंगे, सबसे पहला जो डेटूसर ओवर एक्टिविटी है उसको कम करने के लिए देंगे। तो जो डेटूसर एक्टिविटी होती है यूजुअली हम उसको कम करने के लिए क्या देते हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स। तो एंटीकोलिनर्जिक्स कौन सी होती है, ऑक्सीब्यूटानिन और टॉलटेरिडीन। तो बच्चों में ऑक्सीब्यूटानिन और टॉलटेरिडीन प्रीफर करते हैं और ये क्या होते हैं, एंटीकोलिनर्जिक। फिर उसके बाद मेरा बैकग्राउंड जो रहता है बीटा 3 एगोनिस्ट होता है, ये एक सिंपैथेटिक ड्रग है तो ये भी ओवर एक्टिव डेटूसर पे काम करेगा, और इसको तब यूज करते हैं जब एंटीकोलिनर्जिक जो है नहीं काम कर रहा है, ये डेटूसर को रिलैक्स करा देता है। फिर हम लोग बच्चों में प्राजोसिन देते हैं, अल्फा ब्लॉकर, और ये बेसिकली कब यूज करते हैं, जब आउटलेट रेजिस्टेंस होता है, फंक्शनल आउटलेट रेजिस्टेंट या डीएसडी हो। तो ये करेगा क्या, यूरेथ्रा की टोन को डिक्रीज कर देगा। फिर हम एंटीबायोटिक प्रोफाइलेसिस दे सकते हैं इन केस ऑफ रिफ्लक्स है तो, और अगर सीआईसी बताए, क्योंकि देयर इज हाई चांसेस कि वो इन्फेक्शन को इंट्रोड्यूस करा दे, और पीवीआर अगर ज्यादा है तो ऐसे केस में क्या होता है, यूटीआई का रिस्क रहता है, उसको कम करने के लिए एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस देते हैं। अब फॉलोअप कैसे करेंगे, तो फॉलोअप करने के लिए हमें पहला तो इन्वेस्टिगेशन क्या करना चाहिए, अल्ट्रासाउंड। उसको 3 महीने बाद बुलाएंगे और अल्ट्रासाउंड कराएंगे। तो हर 3-3 महीने पे लगभग 4 बार पहले फर्स्ट ईयर में अल्ट्रासाउंड करेंगे। फिर यूरोडायनेमिक्स की बात करें तो वो 6 महीने पे करेंगे, तो 1 साल में 2 बार यूरोडायनेमिक्स करेंगे। फिर उसके बाद जो तीसरा रहता है, क्रिएटिनिन और ईजीएफआर करते रहेंगे और इसकी सीरियल मॉनिटरिंग करेंगे। इस तरीके से जैसे जैसे वो एज के हिसाब से बढ़ता जाएगा उसका फॉलोअप कम करते रहेंगे। अगर हम प्रोग्नोसिस की बात करें तो अगर हमने अर्ली बीमारी को पहचान लिया और बहुत अच्छे से मैनेज किया तो किडनी की फंक्शन बचा सकते हैं। बट अगर लेट हो गया, देरी हो गई और हमसे, तो फिर वो जो डैमेज होगा वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है, इरिवर्सिबल होता है, और पेशेंट को हाइड्रोनेफ्रोसिस और रीनल डिस्प्लेजिया हो जाता है। तो इसलिए जो रहता है मेनिंगोमाइनोसील का जो रिपेयर है, बोला जाता है कि अगर फीटस लाइफ में ही कर देते हैं तो इससे 40% चांसेस होता है ब्लैडर आउटकम इम्प्रूव होने का। क्योंकि अगर एक बार ब्लैडर की फाइब्रोसिस हो गई और पुअर कंप्लायंस अगर आ गया तो उसके बाद हम फोलिस डाल के भी उसका फंक्शन को रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है बच्चों में जो रहता है वो रहता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ और अनसेफ ब्लैडर। अगर बच्चा है तो वो बेसिकली हम किस पे डिटरमाइन करते हैं, DLPPP पे। अगर 40 से कम है तो सेफ मानते हैं, 40 से ज़्यादा है तो अनसेफ मानते हैं। फिर हमारा जो टारगेट क्या रहता है, हमारा जो टारगेट है वो लो प्रेशर सिस्टम मेंटेन करने का है, ताकि जो रहे अपर ट्रैक जो है उसको बचा सके। और सबसे अर्लीस्ट अगर डेंजर साइन की बात करें तो क्या होता है, क्रिएटिनिन बढ़ता है और बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस है। तो इसलिए जो डीएलपीपी का सिग्निफिकेंस क्या होता है वो बता देता है रीनल इंजरी के बारे में। ये सिर्फ कॉन्टिनेंस ही नहीं बताता है, इंजरी के बारे में भी बताता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग सेफ और अनसेफ ब्लैडर करते हैं। तो अब बात करते हैं एमआरआई और अल्ट्रासाउंड में। तो एमआरआई जो रहता है, अगर स्पाइनल लीजन है तो ऐसे केसेस में एमआरआई अच्छा होता है, और अगर एब्डोमिनल जैसे कि ब्लैडर वॉल या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो अल्ट्रासाउंड अच्छा होता है। फिर प्री नेटल काउंसलिंग जो रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पेरेंट्स को बता देना चाहिए कि ये फीटल मेडिसिन और पीडियाट्रिक यूरोलॉजी दोनों डिपार्टमेंट लगेंगे तब ट्रीटमेंट हो पाएगा।
फिर हाई रिस्क के केसेस में हमें CIC के साथ ड्रग भी देना चाहिए, सिंगल ट्रीटमेंट CIC नहीं करना चाहिए। तो हाई रिस्क ब्लैडर में जो है दोनों देना चाहिए। अगर सेफ ब्लैडर है तो हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्यों हम लोग ट्रीटमेंट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें ओवर ट्रीटमेंट को अवॉइड करना है और हम लोग यूजुअली जो रहता है मैचुरेशन को मॉनिटर करते हैं। जब फॉलोअप की बात करें तो ऐसे हमें लाइफ लॉन्ग फॉलोअप करना पड़ता है और बेस्ड ऑन द ब्लैडर के बिहेवियर उस हिसाब से हम आगे पीछे ड्यूरेशन को कर सकते हैं। तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो जो रहता है DLPP को अकेले नहीं, साथ में कंप्लायंस के साथ हमें इंटरप्रेट करना चाहिए। तो अगर हाई DLPP है तो सिर्फ उससे नहीं मतलब होता है, हाई DLPP के साथ पुअर कंप्लायंस भी होना चाहिए, तो उसमें हम इमीडिएट थेरेपी करते हैं। फिर अगर बच्चों में बात करें तो प्रेशर के साथ अगर हमें एनाटमी देखना है तो उसमें नया जो गोल्ड स्टैंडर्ड वो है वीडियो यूरोडायनेमिक्स, तो वीडियो यूरोडायनेमिक्स करते हैं। फिर उसके बाद एक होता है लेटेंट न्यूरोजेनिक ब्लैडर। लेटेंट न्यूरोजेनिक ब्लैडर जो रहता है ये क्या होता है, ये बाद में आगे चल के जब लाइफ में बाद में चल के जो बच्चा रहता है वो डिटोरिएट करता है, इसलिए हमें जो रहता है रेगुलर फॉलोअप करना रहता है UDS से। फिर अगर हम बात करें, जो हम बात करते हैं अर्ली फीटल जो रिपेयर फीटस में कर रहे हैं, वो कहाँ से पता चला है? वो है मॉम्स ट्रायल। माँ के बच्चों को बचाने के लिए जो ट्रायल किया गया था मॉम्स ट्रायल, तो इसमें क्या देखा गया? ब्लैडर आउटकम रिड्यूसेस नीड फॉर CIC एट 2 years बाई 40%। तो मतलब 40% जो रहता है ब्लैडर का इम्प्रूवमेंट होता है बाई 2 years। फिर उसके बाद अगर हम बात करें रीनल पैरेन्काइमा प्रिजर्वेशन अगर हम कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो इस तरीके से जो रहता है ये बेटर होता है अर्ली ब्लैडर मैनेजमेंट देन विथ इनिशियल स्पाइनल लेवल। फिर अगर हम बात करें प्री नेटल न्यूरोजेनिक ब्लैडर जो रहता है उसमें कुछ ऑर्थोपेडिक एनोमलीज भी होती हैं, जैसे कि क्लब फुट और हिप डिसलोकेशन, ये उसमें मिलता है। फिर अगर हम बात करें तो जो बच्चे न्यूरोजेनिक ब्लैडर के साथ आते हैं उसमें बाउल मैनेजमेंट भी करना चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से डेट्रूसर प्रेशर जो रहता है और बिगड़ जाता है, तो दोनों साथ में मैनेज करना चाहिए। फिर अब हम बात करें जो कुछ नया चेंजेस आया है, तो फीटस के रीनल फंक्शन को चेक करने के लिए जो रहता है MRI का यूज करते हैं। MRI के बेसिस पे हम किडनी का वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि कितना फंक्शनल है। फिर जो फीटर का जो अल्ट्रासाउंड है उसमें हम लोग AI का इस्तेमाल करते हैं। AI की मदद से हम लोग मेगासिस्टिस का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। फिर नियोनेटल जो ब्लैडर होता है न्यूरोजेनिक ब्लैडर, उसमें हम लोग उसको रीजनरेट करने के लिए टिश्यू इंजीनियरिंग का हेल्प ले रहे हैं और उसमें हम लोग ब्लैडर स्कैफोल्ड रीजनरेटिव ब्लैडर स्कैफोल्ड यूज करते हैं। फिर अगर हाई प्रेशर नियोनेटल ब्लैडर है तो उसका प्रेशर कम करने के लिए हम लोग बोटॉक्स का यूज कर रहे हैं, बोटुलिनम टॉक्सिन। और फिर उसके बाद जिन बच्चे में इनकम्प्लीट स्पाइनल इंजरी है उसमें हम लोग न्यूरो मॉड्यूलेशन कर रहे हैं। बेसिकली न्यूरो मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, सैक्रल नर्व न्यूरो मॉड्यूलेशन करते हैं, और ऐसा जो होता है बहुत सारे सेंटर में अभी किया जा रहा है। फिर आगे हम बात करें कि प्री नेटली जो रहता है, प्री नेटली का मेन कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि हमें स्पाइनल और ब्लैडर एनोमली को डिटेक्ट करना होता है, और करते कैसे हम लोग अल्ट्रासाउंड से करते हैं, MRI से और फिटल यूरिन से। और बेसिकली इसको मैनेज कैसे करते हैं, रिपेयरिंग और शंटिंग जो रहता है हम लोग शंटिंग करते हैं। फिर जब बच्चे का जन्म हो जाता है, नियोनेटल पीरियड में आ जाता है, तो उसमें हमें अनसेफ ब्लैडर को रहता है एज सुन एज पॉसिबल डिटेक्ट करना चाहिए, और उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के साथ हम लोग VUR को डिटेक्ट करने के लिए VCUG और साथ में UDS, ये 3 चीजें रहती हैं। और एज अर्ली एज पॉसिबल CIC प्रोवाइड करते हैं और हाई रिस्क केसेस में मेडिसिन देते हैं और लाइफ लॉन्ग फॉलोअप रखते हैं। फिर रिस्क मार्कर की बात करें तो DLPP अगर 40 से ज्यादा है तो हाई रिस्क ब्लैडर है, और यूजुअली इसके साथ कंप्लायंस भी देखते हैं, तो पुअर कंप्लायंस होना चाहिए। तो ये चीज कहाँ पता चलता है, यूरोडायनेमिक्स से। और ऐसे केसेस में हमें CIC स्टार्ट कर देना चाहिए, साथ में एंटीकोलिनर्जिक्स देना चाहिए। हमारा जो गोल है वो है लो प्रेशर ब्लैडर सिस्टम मेंटेन करना, और इसके लिए हम कैसे करेंगे, हम लोग जो है सीरियल UDS कराते हैं हर 6 मंथ पे, ताकि हमारा जो रीनल है वो प्रोटेक्टेड रहे। और फॉलोअप कैसा होता है इसका, डायनेमिक होता है। जैसे हम 6 महीने पे करा रहे हैं बट हमें लग रहा है कि ठीक है, तो हम 1 साल 2 साल पे भी करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर्विलांस जो है पूरे लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, तो इसका ड्यूरेशन जो है आगे पीछे कर सकते हैं।